इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि रूस में एक विमान लापता हो गया है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लापता विमान में करीब 50 लोग सवार थे। अंगारा एयरलाइंस का ये विमान बताया जा रहा है जो लापता हुआ है। रूसी एयरलाइंस है ये अंगारा एयरलाइंस, इसी का ये विमान है और बिल्कुल रूस का जो चीन से लगा हुआ हिस्सा है उसी इलाके में ये विमान बताया जा रहा है लापता हुआ है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। नीरज, अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई है, कोई अपडेट मिल रहा है? और ये बताइए जरा कि किस समय का ये मामला है, कब इसका विमान का संपर्क खत्म हुआ था एटीसी से? बिल्कुल, देखिए ये रोमाना अंगारा एयरलाइंस है रशिया की, उसका ये प्लेन है AN-24 जो चार्टर्ड प्लेन जिसमें 50 से करीब यात्री बैठ सकते हैं, वो प्लेन है ये। और ये जो अमूर रीजन है रशिया का सुदूर पूर्व इलाका है ये, जो चाइना और कोरिया से पेनिनसुला से सटा हुआ एरिया है, अमूर रीजन वहाँ पर है रशिया का। तो वहाँ पर ये प्लेन गायब हुआ है। जो जानकारी मिल पाई है, जो वहाँ की जो अमूर से ही यही एक शहर से इसने उड़ान भरी थी और उसके बाद ये एटीसी से रडार से गायब हो गया है, लापता हो गया। काफी देर हो चुकी है इसको एटीसी से और रडार से गायब होने के बाद। उसके बाद ही इसकी सर्च ऑपरेशन जो है शुरू की गई है और रशिया की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने उसके लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो शुरू किया है ताकि इसके बारे में पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये प्लेन जो है रडार से कैसे गायब हो गया है। और रुमाना, आपको ये बता दूं कि बहुत फिलहाल इस इलाके में मौसम को लेकर क्या जानकारी मिल रही है और किस तरीके का ये इलाका है, इसको लेकर क्या अपडेट है? क्या पहले भी इस इलाके में इस तरीके के हादसे हुए हैं क्या नीरज? देखिए रुमाना, जो जानकारी मिल पाई है, अमूर रीजन बहुत ही जो है बहुत ही टेरेन जो है इसका, यानी कि पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर ये जो इलाका है ये बहुत ठंडा इलाका ये है अमूर रीजन जो है, क्योंकि यहाँ पर साइबेरिया से सटा हुआ एरिया है ये, तो साइबेरियन विंड्स यहाँ पर चलती है, तो उस वजह से बहुत ठंडा इलाका है ये अमूर रीजन है। अब एक बड़ी खबर आ रही है, थाईलैंड से आ रही है, जहां सीसा के ट्रांस से एक तस्वीर सामने आई है, भयावह तस्वीर। गैस स्टेशन है और गैस स्टेशन पर रॉकेट आकर गिरा है, जिसके बाद स्टेशन में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आपके सामने। इस हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। देखिए किस तरीके से गैस स्टेशन है और यहाँ गैस स्टेशन पर रॉकेट आकर गिरा है, जिसके बाद यहाँ भीषण आग लग गई। कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच दरअसल सीमा विवाद बढ़ा है। दक्षिण एशियाई देश कंबोडिया और थाईलैंड दोनों के बीच तनाव बढ़ चुका है, तनाव चरम पर है। दोनों देशों की सरहद पर एक दूसरे के इलाके में गोलीबारी की जा रही है। इसी कड़ी में वीडियो सामने है जिसमें थाई और कंबोडियन सैनिक भी एक दूसरे पर गोलीबारी कर रहे हैं। गोलीबारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आवाज सुनाई पड़ रही है इस गोलीबारी की। थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर से ये तस्वीरें आई हैं। दोनों देशों ने अपने अपने बॉर्डर पर अपने अपने सैनिकों की संख्या और बढ़ा दी है। ये तस्वीरें आपके सामने, देखिए कैसे बॉर्डर पर बारूद बरस रहा है और थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ये तनाव बढ़ता हुआ और इसी के तहत जो बॉर्डर है वहाँ पर गोलीबारी बढ़ रही है। सैनिकों की संख्या दोनों ही देशों की तरफ से बढ़ा दी गई है और यहाँ तनाव लगातार बढ़ रहा है। संघर्ष बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप थाईलैंड और कंबोडिया के बीच। सीमा विवाद को लेकर ये पूरा का पूरा मामला और गर्माता जा रहा है दोनों देशों के बीच। इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत मौजूद हैं। जरा नीरज से जानते हैं, नीरज अचानक से क्या हुआ है कि इतना ज्यादा संघर्ष दोनों देशों के बीच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए रुमाना, ये जो संघर्ष है दरअसल ये सीमा विवाद है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, जो काफी लंबे समय से चल रहा था। लेकिन मई के महीने से यहाँ पर जो है दोनों देशों की सेनाओं में आपस में फायरिंग और टकराव शुरू हो गया। जो अभी ताजा जो मामला हुआ है सीमा विवाद को लेकर, वहां पर लैंडमाइंस में जो है थाईलैंड के एक सैनिक की मौत हो गई थी उसकी चपेट में आने से। उसके बाद से ही जो है थाईलैंड ने अपने F-16 फाइटर जेट जो हैं वो तैनात कर दिए कंबोडिया के खिलाफ। वहां पर जो जानकारी मिल पाई है, सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच में फायरिंग भी हुई है, जिसमें सैनिक और नागरिक भी हताहत हुए हैं, जो आम नागरिक जो सीमा पर रहते हैं। तो उसको लेकर एक बड़ा जो वॉर फ्रंट जो हम लोग देख रहे हैं वो यहाँ पर खुल गया है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में, जहाँ पर जो थाईलैंड का दावा है कि उसने कंबोडिया की जो मिलिट्री यूनिट्स हैं उनके ऊपर भी एयर स्ट्राइक की है, F-16 जो फाइटर जेट्स हैं उनको तैनात करने के साथ साथ। और वैसे ही कंबोडिया ने भी, दोनों देशों ने अपने अपने राजदूत भी बुला लिए हैं अपने एक दूसरे के देशों से। तो ये बताया जा सकता है कि कितना बड़ा तनाव जो है इस वक्त आज कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में शुरू हो गया है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक नई तस्वीर आई है थाईलैंड के सीसा के ट्रांस से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और गैस स्टेशन पर यहाँ जो रॉकेट गिरा जिससे स्टेशन में भीषण आग लग गई। अब खबर यह है कि इस हमले में कई लोग भी घायल हुए हैं। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से ये गोलीबारी बढ़ती हुई, लगातार बारूद बरस रहा है बॉर्डर पर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच। सीमा विवाद है ये, और पुराना सीमा विवाद है जैसे कि हमारे सहयोगी नीरज राजपूत बता रहे हैं। लेकिन अचानक से एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरीके का नुकसान एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं, देखिए कैसे रॉकेट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। बिल्कुल बॉर्डर वाले इलाकों में इस वक्त भीषण युद्ध आप कह सकते हैं छिड़ा हुआ नजर आ रहा है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा नीरज से ही जानते हैं। नीरज, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे भीषण युद्ध सा छिड़ गया हो। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे रॉकेट दागे जा रहे हैं अपनी सीमा से दूसरे देश पर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर तो मामला काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नीरज, बिल्कुल, देखिए आप एक तरफ जो F-16 फाइटर जेट तैनात करती हैं और अटैक भी किए, एयर स्ट्राइक की है थाईलैंड ने कंबोडिया के ऊपर। और जो अभी आप तस्वीरें वीडियो दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर से देख सकते हैं रॉकेट से ही रॉकेट फायरिंग हो रही है सीमा पर। और जो सीमा विवाद है इनके बीच में दरअसल एक मंदिर को लेकर रुमाना में बता दूं आपको, जो एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो हम लोग जानते हैं खमेर के जो मंदिर हैं कंबोडिया में जो मंदिर है उसको लेकर विवाद है। सीमा विवाद में वहां पर एक मंदिर है, उसमें जो कंबोडिया का दावा है कि मंदिर उनका है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस मंदिर को थाईलैंड को सौंप दिया। उसको लेकर इनके बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और यहाँ तक कि जो मई के महीने में थाईलैंड की जो प्रधानमंत्री उनको अपनी गति गंवानी पड़ी इस सीमा विवाद के चलते, क्योंकि उन्होंने अपनी ही सेना के ऊपर इल्जाम लगा दिया था कि हमारी सेना जो है वो टेंशन बढ़ा रही है बॉर्डर पर कंबोडिया के साथ। और उनकी ऑडियो लीक हुई, जो युवा उनकी प्रधानमंत्री है, महिला प्रधानमंत्री है, उस ऑडियो लीक होने के बाद उनको अपनी गति खोनी पड़ी, जाने का वक्त खोना पड़ा है प्रधानमंत्री के साथ। और उसके बाद अब ये जो दोबारा जो तनाव शुरू हुआ है, क्योंकि उस वक्त भी एक सैनिक की जान गई थी मई के महीने में भी, और अब ये जो विवाद खड़ा हुआ है, इससे तो ऐसा लगता है बिल्कुल दोनों देश जो है कुछ करने के लिए आर पार की तैयार कर चुके हैं। और इस तरह की वीडियो जो सामने आई है खुद, क्योंकि उनकी आर्मी, दोनों तरफ की आर्मी ने क्लेम किया है कि वो अब जो है इस फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो है घुसपैठ करी है। कंबोडिया का आरोप है कि थाईलैंड के सैनिकों ने उनकी रीजन में घुसपैठ की है, और वैसे थाईलैंड का भी कहना है कि कंबोडिया के जो सैनिक हैं उनके नागरिकों के ऊपर कम से कम 2 प्रांतों में, जो 800 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है इनके बीच में रोमाना, दोनों देशों के बीच में, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में, वहां पर 2 प्रांतों में इस तरह की फायरिंग जो आप भी दिखा रहे हैं ये लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां शहर शहर फैले धर्मांतरण नेटवर्क का भंडाफोड़ हो रहा है। इसकी फंडिंग, साजिश, इसके पीछे के मकसद को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ तो इतनी बड़ी साजिश को लेकर कई सवाल हैं, और दूसरी तरफ ताबड़तोड़ एक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले तो बलरामपुर से मामला सामने आया था, मौलाना छांगुर, जिसके अड्डों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। कैसे करोड़ों की फंडिंग यहां हो रही थी ये सामने आया था सच। इसके बाद आगरा में उससे भी बड़े धर्मांतरण गिरोह का खुलासा हुआ, जिसका सरगना अब्दुल रहमान निकला, और इसके अड्डे पर कई साल से धर्मांतरण वाली साजिश चल रही थी। खुद इसने पुलिस की पूछताछ में उगला राज की 35 साल से ये धर्मांतरण करवा रहा था। तीसरा खुलासा कुशीनगर से हुआ, जहां धर्मांतरण के कई गैंग का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें एक गैंग की सरगना तो एक महिला निकली। पुलिस ने महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। और उत्तर प्रदेश से ही चौथा खुलासा दिल्ली से बिल्कुल सटे गाजियाबाद से हुआ। यहां धर्मांतरण के पीछे कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर बताया जा रहा है।
ये क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर मौलाना छांगुर का मददगार भी है और गाजियाबाद में ये इंस्पेक्टर धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था, सरगना था इसका। इस पूरे मामले में रोहतक की एक लड़की सामने आ गई है जिसने इन 3 आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप हरियाणा की रोहतक की युवती ने लगाए जबरन धर्म परिवर्तन के। और कौन है ये 3 आरोपी जिन पर आरोप लगाए? एक तो जुनैद कुरैशी है। आरोपी जुनैद कुरैशी ने युवती से जबरदस्ती निकाह किया, जिसमें शामिल काजी की अब तलाश भी की जा रही है। जिन 3 आरोपियों को दिल्ली से पकड़ा गया, उन तीनों की पत्नी का धर्म परिवर्तन हो चुका है। एक तो जुनैद कुरैशी, दूसरा अब्दुल्ला और तीसरा अब्दुल रहीम है। तीनों के नेटवर्क कश्मीर, नेपाल, बंगाल तक फैले हैं। तीनों की इन जगहों पर ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आ गई है और साथ ही सामने आए हैं आरोप भी जो युवती की तरफ से लगाए गए। तो दिल्ली से जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उन पर आरोप क्या है, विस्तार से आपको बता देते हैं। युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने का इन तीनों पर आरोप है। प्रेम जाल में फंसाते थे, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते थे। धर्म परिवर्तन करने के बाद लड़कियों का नाम बदल देते थे, नए नाम से लड़कियों के फर्जी दस्तावेज बनवाते थे। इसके बाद इन लड़कियों का जबरदस्ती नए नाम के हिसाब से निकाह करवा दिया जाता था। तो ये था इनका धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क। कैसे धर्मांतरण की साजिश रच रहे थे, उसी का ये बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण के 4 चेहरे, आयशा, नसरीन, जैरुन्निसा और शिफा। आयशा, जो आगरा के इंटरनेशनल धर्मांतरण रैकेट की अहम कड़ी है, जिसके सरगना अब्दुल रहमान पर आज सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। दूसरा चेहरा नसरीन का है। नसरीन, जो मौलाना छांगुर की करीबी थी, जिसने 6 राज्यों में धर्मांतरण का नेटवर्क फैला रखा था। तीसरा चेहरा जैरुन्निसा का है, जो कुशीनगर में धर्मांतरण रैकेट चलाती थी और अब पुलिस की गिरफ्त में है। चौथा और सबसे बड़ा चेहरा शिफा, जो पीड़ित है, जिसे दिल्ली में अब्दुल रहमान के घर से बरामद किया गया। देश भर में फैले धर्मांतरण की रैकेट की पोल आज खुलने वाली है। कैमरे पर पहली बार अब्दुल रहमान के चंगुल से आजाद हुई शिफा धर्मांतरण के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने जा रही है। जब मैं फेसबुक पे किसी जुनैद नाम के लड़के के साथ मतलब प्रेम जाल में उन्होंने मुझे फंसा लिया था। उसके बाद यहाँ आके मेरा अब्दुल रहमान जी के घर लाके उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया। उसके बाद मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। तो उस अब्दुल रहमान को जो है आगरा पुलिस भी ढूंढ रही थी और अब्दुल रहमान के घर जो मैं एक बंधक की तरह भी रह रही थी और मैं वहाँ से खुद को निकालना भी चाह रही थी। तो जब अब्दुल रहमान को पकड़ा गया तो मुझे भी वहाँ से लाया गया। तो मैं आगरा पुलिस का और योगी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं यहाँ से निकल गई, सुरक्षित निकल गई। ये है जुनैद, जिसने पीड़ित को अब्दुल रहमान के घर पर रखा था और जब अब्दुल रहमान के घर पुलिस ने दबिश दी तो वो इस हालत में मिली। उसने अपना नाम शिफा बताया, हिजाब पहन रखा था। सुनिए इस सनसनीखेज वीडियो में हिंदू से मुस्लिम बनी शिफा का क्या कुछ कहना है। दूसरा नाम क्या है? शिफा। अच्छा शिफा, ये नाम आपने कब रखा शिफा? ये तो काफी दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 2-3 साल। 2-3 साल हो गए। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो बेटा? सांपला। तो हिंदू हो आप? नहीं, मैं मुसलमान। आप मुसलमान हो। इससे पहले क्या थी? इससे पहले हिंदू थी आप। तो कब आप मुसलमान हुई? मैं तो 2021 में हुई। आगरा पुलिस ने रेड के दौरान ये वीडियो बनाया। दिल्ली के मुस्तफाबाद में यही पीड़ित खुद को मुसलमान बता रही है। हरियाणा की रहने वाली पीड़ित ने बताया कि घर से भागकर यहाँ पहुंची और फरवरी से यहीं पर रह रही थी। आगरा पुलिस ने जब घर में रह रहे अब्दुल रहमान के बेटों से पूछताछ की
तो उनको भी पता नहीं कि ये लड़की आखिर कहां से आई और कौन लेकर आया। कौन है लड़की? ये लड़की आई थी 4-5 महीने हो गए। अच्छा, किसी के थ्रू ही आई थी। किसके थ्रू आई थी, नाम तो बताइए। मुझे भी नहीं जानते, वही जानते हैं। ये जनवरी फरवरी से है यहाँ पर, 4-5 महीने हुए हैं एग्जैक्ट तो टाइम। क्यों रह रही हैं यहाँ पे? ये कोई है, किसी ने अब्बा से कहा था कुछ के 4-5 महीने के लिए रख लो कुछ। इसी के बाद शिफा बता रही है कि जुनैद नाम का शख्स उसे लेकर आया और शादी कर ली। यहाँ आपको कौन छोड़ के गया था? हाँ, मेरे जुनैद छोड़ गए। हैं? जुनैद कौन है? अभी निकाह किया था। जी, हस्बैंड है। जुनैद कहाँ के रहने वाले हैं? वो तो हमें नहीं मालूम से हैं? जहांगीर कब शादी की थी आपसे जुनैद ने? तो अप्रैल में की। शिफा ने जुनैद का नाम बताया और उसी आधार पर आगरा पुलिस ने जुनैद को दिल्ली के ISBT से गिरफ्तार किया। 30 साल का जुनैद दयालपुर का रहने वाला है। जुनैद पहले से शादीशुदा था, लेकिन हरियाणा की पीड़ित लड़की को फेसबुक के जरिए जाल में फंसाकर दिल्ली में सीधा अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के घर ले गया। हरियाणा से पीड़ित को लाकर जुनैद ने जबरन उससे निकाह किया था। राजस्थान से इसके लिए बकायदा काजी को बुलाया गया था। जुनैद के अलावा अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये सभी लव जिहाद में शामिल थे और धर्म परिवर्तन कराने के साथ साथ फर्जी दस्तावेज भी बनाते थे। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से 2 कार्टून में संदिग्ध इस्लामिक साहित्य और फोन बरामद हुए हैं, जिसके डेटा की जाँच की जा रही है। मिलाकर 14 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं। लड़की ने पूछताछ में बताया था कि अब्दुल रहमान ने जो बंधक बना रखा था और जो शादी कराता था जो काजी। शिफा की तरह कुशीनगर की भी 3 युवतियों को धर्मांतरण कराने के लिए ले जाने का खुलासा पुलिस ने किया था। अरमान, अरबाज और इकरामुल और जैरुन्निसा, ये वो 4 किरदार हैं जो कुशीनगर में धर्मांतरण का गैंग चला रहे थे। मास्टरमाइंड जैरुन्निसा के साथ ये तीनों युवक लव जिहाद करने के आरोप में धरे गए। इन पर 3 युवतियों का धर्मांतरण और दुष्कर्म करने का आरोप है। तीनों लड़कियों को मुंबई में जिस्म फरोशी कराने की तैयारी में थे आरोपी। इनका एक संगठित गिरोह है जो कि हिंदू जो नाबालिग लड़कियां इनको टारगेट करता था और इनको बहला फुसला के इनको अन्य शहरों में बुला लेता था। इनका धर्म परिवर्तन कराता था और साथ ही दुष्कर्म भी करता था। कुशीनगर में धर्मांतरण रैकेट का तो भंडाफोड़ हो गया है, लेकिन पुलिस अब इस गिरोह के कनेक्शन की जांच कर रही है कि कहीं इसके तार आगरा के अब्दुल रहमान या मौलाना छांगुर से तो नहीं जुड़े। छांगुर की सहयोगी नसरीन, अब्दुल रहमान की साथी आयशा के बाद जैरुन्निसा पुलिस की गिरफ्त में आई हैं। छांगुर के नेटवर्क पर UPATF शिकंजा कस रही है तो अब्दुल रहमान की फंडिंग की जांच चल रही है और इन सब के बीच शहर शहर धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। और अब जानिए कि आखिर आगरा वाला धर्मांतरण गैंग कैसे युवतियों को बहला फुसलाकर ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन करवा रहा था। धर्मांतरण वाले वीडियो दिखाकर युवतियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ब्रेन वॉश करने के लिए जाकिर नायक की कट्टर तकरीरों का इस्तेमाल होता था। आगरा का धर्मांतरण गैंग महिलाओं को बंधक बना लेता था। बंधक महिलाओं के लिए 5 वक्त नमाज पढ़ना जरूरी था। पूरे दिन महिलाओं को और कोई काम नहीं दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। धर्म से जुड़ी बातें उनको सिखाई पढ़ाई जाती थी। माना जा रहा है ब्रेन वॉश के बाद महिलाओं का धर्म के प्रति झुकाव बढ़ जाता था। प्रचार के लिए वो खुद ब खुद तैयार हो जाती थी। लेकिन पुलिस को शक है इसके पीछे केवल धर्मांतरण नहीं है, बल्कि बड़ा नेटवर्क शामिल है और बड़ी साजिश का भी पुलिस को शक है। इन खुलासों के बाद अब ATS इंटेलिजेंस टीम्स जांच में जुटी हुई हैं। तो आगरा धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान है, जिसे लेकर अब कई और नए चौंकाने वाले भी खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण गैंग में अब्दुल रहमान का तो पूरा परिवार शामिल था। रहमान के 2 बेटे बहू गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हालांकि अब्दुल रहमान की जो पत्नी है वो अभी फरार चल रही है, उसकी तलाश जारी है। अब्दुल रहमान के मोबाइल डेटा से नेटवर्क फंडिंग की जांच और तेज हो गई है। अब्दुल रहमान की पत्नी के वीडियो की भी जांच की जा रही है, जिसमें धर्मांतरण के लिए लड़कियों को लाने की वो बात कह रही है। पुलिस और जांच एजेंसियों को शक है इस गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में फैला है।
आगरा धर्मांतरण केस में अब्दुल रहमान का बड़ा खुलासा। स्लीपर सेल की तरह छुपकर धर्मांतरण करवाता था रहमान। अब्दुल रहमान उर्फ अब्दुल चाचा के सिंडिकेट का धर्मांतरण मॉडल ऐसा है जिसे सुनकर पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। आगरा पुलिस की पूछताछ में रहमान ने खुलासा किया कि वो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को शिकार बनाता था। अब्दुल रहमान फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए बच्चों को टारगेट करता था और उनके पीछे अपने सेल के मुस्लिम लड़के लड़कियों को लगाता था। अब्दुल रहमान धर्मांतरण कराने के लिए 18 साल के होने से पहले लड़के और लड़की को निशाना बनाता था और जब लड़के लड़की 18 साल के हो जाते थे तो उनको अलग अलग प्रलोभन देकर मस्जिद में कलमा पढ़वाकर उनका निकाह करवा देता था, वो भी कन्वर्टेड मुस्लिम से, यानी जिन्होंने खुद अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल किया हो। उसके बाद उन युवाओं का धर्मांतरण करवा देता था। इस तरह से धर्मांतरण की ये चेन चलती रहती थी। इस पूरे धर्मांतरण रैकेट को इस तरह से समझिए। इंटरनेट पर 18 साल से कम हिंदू युवा लड़के लड़कियों की पहचान की जाती थी। अब्दुल रहमान उनके पीछे मुस्लिम लड़के लड़कियों को लगाता था। ऑनलाइन हिंदू लड़के लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता था। समय समय पर अब्दुल रहमान जाल में फंसे युवाओं का स्टेटस जानता था और जैसे ही युवा 18 साल के हो जाते थे वो उन्हें जाल में फंसाते थे और उनके निकाह कराने का इंतजाम कर देता था। जांच में पता लगा है कि शादी करवाने के लिए राजस्थान से अब्दुल एक काजी को बुलाता था, जिससे पूछताछ के लिए आगरा पुलिस की टीम राजस्थान रवाना हो गई है और अब इस काजी की भी गिरफ्तारी संभव है। धर्मांतरण का ये रैकेट अब्दुल रहमान पिछले 35 साल से चला रहा था। अब्दुल रहमान के इस ऑपरेशन उम्मत का भंडाफोड़ तब हुआ जब पुलिस उसके घर पहुंची तो धर्मांतरण से जुड़ी किताबें मिली और हरियाणा के रोहतक से भागी हुई एक लड़की भी मिली जिसका उसने जबरन निकाह कराया था। एबीपी न्यूज ने उस पीड़ित के पिता से बात की तो अब्दुल रहमान का मॉडल साफ हो गया। हमारी लड़की 12 नवंबर को घर से अपने आप ही गायब हो गई थी और 13 नवंबर को हमने उसके नज़दीकी पुलिस स्टेशन थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। घर में तो बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करती थी वो, ना तो वो टाइम से खाना खाती थी, ना किसी से बात करती थी और ना कभी टाइम से सोना ना उठना। और हमें जहाँ तक शक हुआ कि ये इस्लाम धर्म में शायद ये इसका ब्रेन वॉश हो रहा है या किसी ने किया होगा, ये इसलिए ये इस्लाम धर्म की बातें ज़्यादा करती है। पीड़ित लड़की के पुलिस के सामने और जज के सामने बयान दर्ज कराए गए हैं और जल्द ही उसको उसके परिवार को सौंप दिया जाएगा। अब्दुल रहमान ब्रेन वॉश करने के लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी की किताबों को पढ़वाता था। पुलिस को अब्दुल रहमान के घर से किताबें और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रहमान के धर्मांतरण गैंग की पूरी फंडिंग विदेश से होती थी, जिसका जिम्मा लंदन में बैठे अब्दुल रहमान का भतीजा पूरी तरीके से संभालता है। अब पुलिस जांच रही है कि कहीं गिरोह को आतंकी फंडिंग तो नहीं मिल रही थी। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग as the Election Commission of India. Today they've made some statement. This is complete nonsense. Right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands one constituency. Yes. And this is one thing. Right? Voter deletion. Voter addition. New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. क्या चुनाव का बहिष्कार? You got it?
तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जो कि संसद के बाहर आकर मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और बड़े ही गुस्सैल अंदाज में वो कह रहे थे कि ये सब नाटक चल रहा है, ड्रामा किया जा रहा है। आपने देखा कैसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। हजारों की संख्या में नए वोटर्स हैं जिनकी आयु जो है वो काफी ज्यादा बता करके नकली वोट कराए गए हैं, जिसमें से 60, 45 और 55 के आसपास की उम्र का हवाला दिया है राहुल गांधी ने और बड़े आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने। यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, 2006 मुंबई बम धमाका मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। यह फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया था, आपको याद है। 287 लोगों की लोकल ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट से जान गई थी। दरअसल हाई कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी और अब महाराष्ट्र सरकार की इस अपील पर ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मालेगांव में आरोपी निर्दोष करार दिए गए तो क्या महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी? अजमेर ब्लास्ट में आप अपील नहीं करने जाते। ओवैसी ने कहा कि सरकार आरोपी का धर्म देखकर अपील करेगी तो इसे आतंकवाद से लड़ना नहीं कहा जाएगा। नहीं, कोर्ट ने राहत नहीं दी है। कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे, जो एक्यूज 18 साल के बाद, उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं है बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट। दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में, और महाराष्ट्र सरकार से, मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए, जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए तो अपील करेंगे आप? दूसरी बात ये है कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें। क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा, अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है, टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को ख़त्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी, ये हम बोलना चाह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।